नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उन्नाव में आज सुबह बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कुल 18 यात्रियों की मौत हो गई है। इसमें 14 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। यह हादसा डबल डेकर बस के दूध के कंटेनर में टकराने की वजह से हुआ। बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध के कंटेनर में तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग चोटिल हुए हैं। तो नाव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि इस हादसे के बाद से ही जहां मौके पर पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोग मौजूद रहे और आनन फानन में घायलों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 18 लोगों के हताहत होने की खबर है। 19 लोग घायल हैं। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुँचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुँचे उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले। इसके साथ ही ज़्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 48 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली पर, उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों के मरने मृत्यु की पुष्टि हुई है और लगभग 19 का इलाज जिसमें हम लोग CHC की प्राथमिक कराकर उसको जिला अस्पताल में रेफर किया है। देखिए, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कॉलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं और जो मृतक है घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आज करीब सुबह 5:15 बजे शिवहर से चली प्राइवेट डबल डेकर बस का एक्सीडेंट 248 माइलस्टोन के पास हुआ एक दूध टैंकर से, जिसमें तेज गति से हादसा हुआ था, जिसमें करीब 18 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। करीब 6 लोग जो हमारे थोड़े क्रिटिकल थे उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। 5 लोग लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर हुए हैं और एक यात्री कानपुर ट्रॉमा सेंटर रेफर हुआ है। इसके अलावा जो 20 यात्री सेफ थे उनका प्राथमिकी करके उपचार करके और नाश्ता पानी तैयारी करवा के उनको दिल्ली के लिए हम लोगों ने रवाना किया। देखिए, मेरे साथ में चंद्रभूषण सिंह जी हैं, परिवहन आयुक्त। मैं उनसे जो कल दुर्घटना हुई है इसके बारे में प्लस परिवहन विभाग क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण जरूरतें हैं इसके बारे में कुछ जानकारी चाहूंगा। तो सर, ये दुर्घटना के कैसे रोकथाम लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, दुर्घटनाएं जो हो रही हैं हम लोग उसमें पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और अभी आप देखिए कि एक सप्ताह तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है अलग अलग इलाकों का हालातों का जायजा ले रहे हैं। बहुत सारे जगहों पर इस वक्त जल भराव की स्थिति है। कई सारे गांव जलमग्न हो चुके हैं और लगातार हो रही बारिश के बाद किस तरह की मुश्किलें तमाम आम लोगों के सामने खड़ी हुई हैं, उसका जायजा लेते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ टीम भी मौजूद है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो फिलहाल बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। लखीमपुर खीरी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, अलग अलग अधिकारी मौजूद हैं। दरअसल इस वक्त पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति कमोबेश इसी प्रकार से बनी हुई है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद जो नदियां और नाले हैं वो इस वक्त उफान पर हैं
और तराई वाले इलाकों में इस वक्त जलभराव की स्थिति है। सैकड़ों की संख्या में जो गांव हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और उसका उदाहरण इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। किस तरह खेत के खेत पूरी तरह डूबे हुए हैं, जहां पर इस तरह नाव के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर हालातों का, ग्राउंड जीरो की स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद सीएम उतरे हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में हवाई सर्वेक्षण भी किया था और उसके बाद जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके साथ भी वो रूबरू हुए थे और उनकी समस्याओं को भी जाना था। तो लखीमपुर खीरी की ये लाइव तस्वीरें, जहां नाव पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। दरअसल प्रदेश भर के कई ऐसे इलाके हैं जो फिलहाल बाढ़ की चपेट में है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आए और जहां पर उन्होंने तुरंत राहत बचाव कार्य के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अब वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर भी इन तमाम क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं वो लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और कितना जो इलाका है वो बाढ़ की चपेट में है और इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये इन तस्वीरों में भी देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग हैं उनसे बातचीत भी की थी। तो पूरे उत्तर प्रदेश की कमोबेश स्थिति इस वक्त इसी तरह की है, जहां अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव हो चुका है। सैकड़ों की संख्या में गांव डूब गए हैं और ऐसे में जो स्थानीय निवासी हैं उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कई सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी ले जाना पड़ा है। इससे पहले जिस तरह मुख्यमंत्री ने पीलीभीत में जाकर बाढ़ प्रभावितों से बातचीत की, अब लखीमपुर खीरी में वो मौजूद हैं और एक बार नजारा देखिए, जहां तक नजरें जा पा रही, जहां तक का दृश्य दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ किसी समंदर जैसा हालात बना हुआ है और यही स्थिति इस वक्त पूरे प्रदेश के सैकड़ों की संख्या में गांवों की बनी हुई है। लगातार जो अधिकारी हैं, जो टीमें हैं, चाहे एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, सभी एजेंसियां, सभी अधिकारी लोग इस वक्त लोगों की मुश्किलों को कम करने का काम कर रहे हैं। किस तरह से मुश्किलों को कम किया जा पाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, ये इस वक्त एक बड़ी चुनौती शासन और प्रशासन के सामने बनी हुई है। बहरहाल लखीमपुर खीरी की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां नाव में बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं और किस तरह से व्यापक तौर पर प्रभाव पड़ा है इस जलभराव का, उसका भी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद निश्चित रूप से जो प्रभावित लोग हैं इन पूरे हालातों के, उनसे भी मुलाकात वो करेंगे। बिल्कुल, और लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दरअसल बीते दिनों नेपाल से भी 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद राप्ती नदी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ा और ऐसे में जो तटवर्ती इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए। अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं लखीमपुर खीरी से, जहां दूर दूर तक, जहां तक नजरें और जहां तक तस्वीरें सामने आ रही है वहां तक आप देख सकते हैं कि इलाके में जलभराव और इस दौरान लोग अपने घरों की छतों से अब इस नजारे को देखने को मजबूर है। कई दिक्कतें लोगों को इस दौरान आ रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से हर संभव मदद और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाई जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी ग्राउंड जीरो पर इन हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ग्रामीणों से भी बातचीत की थी, जो कि फिलहाल बाढ़ की चपेट में आने से कहीं ना कहीं परेशान हैं और हर संभव मदद उन्हें दी जा रही है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की। दरअसल इस बार जो बारिश है वो औसतन ज्यादा हुई है। यही हाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी था और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की स्थिति भी इसी तरह सी है, जहां इस साल बारिश औसत से 31% ज्यादा हुई है। और यही कारण है कि मानसून की शुरुआत में ही जो मुश्किलों का आलम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अलग अलग जिलों की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, पीलीभीत की बात करें, रामपुर, संभल, बरेली, आसपास के सभी जिलों की बात करें, इसी तरह से पश्चिमी यूपी का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां अलग अलग जिलों में जो इस वक्त मुश्किलें हैं लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इन तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना कितना ज्यादा दूभर अब हो चुका है, क्योंकि अगर इस तरह से गांव के गांव जलभराव में डूब गए हैं तो कैसे लोगों का जो दिनचर्या है वो कितना ज्यादा
प्रभावित हुआ है वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इन अधिकारियों के साथ और मंत्री के साथ इन पूरे हालातों का जायजा ले रहे हैं। पहले हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया और पीड़ितों से मुलाकात की और उसके बाद अब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, यानी वो स्थान जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस वक्त बारिशों की वजह से, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उतरकर हालातों का जायजा लेते हुए और इस दौरान गांवों की तरफ वो रुख कर रहे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में लोगों को भी निकालने का जो काम है इन नावों के जरिए वो भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। दरअसल जुलाई महीने के शुरुआत में ही भारी बारिश हुई है और जिसके बाद अब लगातार एक तरफ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं अब सरकार की भी तैयारी है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब बारिश जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसे में किस तरह से तैयारी अब आने वाले समय में रहने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून है और ऐसे में लगातार बारिश का दौर भी जारी है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग इलाकों की। फिलहाल ये मौजूदा जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो लखीमपुर खीरी की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है क्योंकि लगातार जो जल स्तर है नदियों का वो बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों भी हमने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बारिश देखने को मिली और उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। पड़ोसी राज्य नेपाल से भी 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया जिसका भी सीधा सीधा असर राप्ती नदी से सटे इलाकों में देखने को मिला क्योंकि बाढ़ जैसे हालात बन गए। अब ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की जहां दूर दूर तक देखा जाए तो सिर्फ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, हर तरफ पानी भरा हुआ है। ऐसे में जो वहां पर लोग हैं वो भी अब इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हालांकि शासन और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है, हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जा रही है और इसके अलावा कई ऐसे इलाके जो खतरे की चपेट में है वहां से लोगों को बाहर निकालने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये तस्वीरें भी हैरान करने वाली क्योंकि अभी मॉनसून की शुरुआत है, जुलाई का पहला जो हफ्ता है उसमें ही बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। अब आगे सरकार किस तरह से तैयारी करती है ये भी काफी महत्वपूर्ण। तो आपको अलग अलग जिलों का हाल भी बताते हैं किस तरह से बारिश से नुकसान हुआ है, कितना ज्यादा जलभराव है। सीतापुर की बात करें, घाघरा नदी उफान पर है और इस वजह से जो मिट्टी का कटान है वो लगातार जारी है। सीतापुर के बाद अगर बात करें अयोध्या की, अयोध्या में सरयू का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और लगातार हो रही बारिश के कारण चिंता की बात यह है कि जलस्तर और भी ज्यादा ऊपर जा रहा है। इसी तरह से कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है जहां 24 घंटे में 20 फीट पानी बढ़ गया है और आप इससे अंदाजा लगाइए जिस तरह से 24 घंटों के दौरान जो बारिश दर्ज की गई है उससे जलस्तर तमाम नदियों का, नालों का किस तरह से बढ़ रहा है और जो घाट हैं वो किस तरह से ऊपर इस वक्त बने हुए हैं जल भराव के नजरिए से। और यही कारण है कि पिछले काफी देर से सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, काफी दूर का जो एरिया है वो अभी तक वो कवर कर चुके हैं, लेकिन जो बारिशों के बीच हालात बने हैं वो हालात एक ही जैसे हैं तमाम इलाकों में। पहले पीलीभीत उन्होंने आज हवाई सर्वेक्षण किया जहां पर सैकड़ों की संख्या में करीब 200 से ज्यादा गांव पीलीभीत में जल भराव में हैं। दूसरी तरफ लखीमपुर में भी हालात इसी तरह के हैं जहां लगातार हो रही बारिश, लगातार पानी आने से हालात इस तरह के बन गए हैं कि एक समंदर बन गया है, पूरा गांव तालाब में तब्दील हो गया है और उसमें पैदल चलना किस तरह से संभव है वो भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर अन्य तमाम संबंधित अधिकारियों की बात करें, सभी लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए इस तरह से नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के हालात इस वक्त ऐसे ही बने हुए हैं। 10 तारीख आज हो चुकी है, 10 दिन गुजर चुके हैं जुलाई के, मॉनसून की शुरुआत है, बारिशों का सीजन लगातार बरकरार है, पानी आगे और आएगा, बारिश आगे और होगी, यानी ये मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। अगर इस तरह के हालात इन इलाकों में बन रहे हैं, किस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके, उनकी आजीविका के साथ साथ खान पान किस तरह से लगातार बरकरार रहे, तमाम चीजें बाधित जो हैं वो इस हालातों की वजह से होती हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं ऐसे इलाकों में उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके।
इसी के मद्देनजर लगातार सरकार की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वो हालातों का जायजा ले रहे हैं और अलग अलग गांवों का जायजा इसी तरह से पिछले काफी देर से सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव की तरफ उनका ये जो पूरा प्रशासनिक अमला है इसी बोट के जरिए आगे बढ़ रहा है और दूर दूर तक जिस तरह से जलभराव की स्थिति है, गांव के गांव इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का इस वक्त जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है इन तमाम इलाकों में। तस्वीरें आप लगातार देखिए लखीमपुर खीरी से। बिल्कुल, और इस बाढ़ से सीधे तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि कई लोगों का वहां से रेस्क्यू भी किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, ले जाया गया है, लेकिन बावजूद इसके इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुरुआती मॉनसून में ही कई इलाके हैं जो फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। हालांकि अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अलग अलग इलाकों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे और ऐसे में इससे पहले भी वो पीलीभीत पहुंचे थे जहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था और इसके बाद तस्वीरें सामने आई थी लखीमपुर खीरी की, जहां पर वो नाव में बैठकर भी जायजा लेते हुए नजर आए थे। मेरे साथ में चंद्रभूषण सिंह जी हैं, परिवहन आयुक्त। मैं उनसे जो कल आज दुर्घटना हुई है इसके बारे में प्लस परिवहन विभाग क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण जरूरतें हैं इसके बारे में कुछ जानकारी चाहूंगा। तो सर, ये दुर्घटना के कैसे रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, दुर्घटनाएं जो हो रही हैं हम लोग उसमें पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और अभी आप देखिए कि एक सप्ताह का, एक 15 दिन का हमने एक पखवाड़ा चलाया भी है स्कूल बसों के चेकिंग का और समय समय पे परिवहन निगम और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से चेकिंग कराते रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बसों की फिटनेस और बसों का परमिट और उसके बाद जो उनका इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें जो परिवहन विभाग की तरफ से होती हैं वो चेक होती हैं। आज भी एक दुर्घटना हुई है जिसमें दुखद रही है, जिसमें बस सीतामढ़ी से बिहार से आ रही थी और दिल्ली जा रही थी। उसमें 60-70 लोग के आसपास सवार थे और उसमें से 18 लोग वहाँ 234 किलोमीटर दिल्ली एक्सप्रेस वे पर उनका एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें हम लोगों ने चेक कराया है, इस बस का जो फिटनेस है वो 2021-22 तक वैलिड था और अभी इंश्योरेंस भी नहीं है इसका। और मुझे पता चला है कि कोई राजस्थान का है जो इस बस को संचालित कर रहा था, इसकी रजिस्ट्रेशन इसका जो है महोबा में हुआ है। पहले इस प्रकरण की जांच हो चुकी है जिसमें AIT के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। ऐसे बसों को के जो है जो पंजीकरण है वो निरस्त कर दिया गया, लेकिन ये बसें किस तरह से चल रही हैं इस बारे में जांच का विषय है। मैंने अभी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो आज ही शाम तक मुझे रिपोर्ट देगी और इसमें जो भी बस ओनर है उसके खिलाफ FIR हो रही है। और अभी मैंने सब निर्देशित किया है गोरखपुर मंडल को, बस्ती मंडल को और फैजाबाद कि आपके यहाँ से बसें आई हैं, इसमें किस आधार पर बसें वहाँ से चली, इनको रास्ते में क्यों नहीं रोका गया, क्यों चेकिंग नहीं हुई, इस बात की विधिवत जांच हो रही है और जांच करके इसमें कठोर कार्रवाई होगी। इसमें माननीय मंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है, उनका भी निर्देश है कि इसमें जांच करें, जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। बिहार से बस चलती है, यूपी के सारे जिले पार करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है, तो इतने चेकिंग पॉइंट्स क्यों नहीं है कि हाँ कहीं ना कहीं जो बसों ऐसी बसें रोकी जा सकें? देखिए, चेकिंग के लिए इन्फोर्समेंट दल तो है ही है हमारे पास। यही तो मैंने कहा कि जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई है उस स्तर उनका उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया जाएगा। मैंने अभी कमेटी बना दिया है, जांच का भी विषय है और लगातार मैं बिहार बॉर्डर पे मैंने RTO जो इन्फोर्समेंट है गोरखपुर, उनसे बात की है कि इस तरह की अगर कोई भी बस चल रही है, पहली बात तो वहाँ से बिहार से चल रही है, वहाँ पे कोई चेकिंग हुई नहीं है इसकी, वहाँ से चली, वहाँ से आकर के हमारे बॉर्डर में आई, बॉर्डर में हमारे यहाँ रात में निकली है और जो सूचना मिल रही है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, इसी वजह से एक्सीडेंट भी हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन सब की जांच हो रही है और जांच करके हम इसमें जो भी होगा दोषी उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल मेरे परिवहन विभाग में इस समय जो है करीब 1.25 लाख 1.5 लाख लाइसेंस जो है मई की पेंडिंग है। पता चला NIC के सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेड हो रहा था, उसके चक्कर में गड़बड़ी हुई। इसके लिए सर कब तक उम्मीद है स्थिति सामान्य हो जाएगी? इसमें हम लोग लगातार बीच में उनके सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेडेशन चल रहा था जिसकी वजह से कुछ पेंडेंसी हमारी हुई है और उस पेंडेंसी को हम बहुत जल्दी निस्तारित कर देंगे। अभी भी प्रिंटिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसके लिए हमारे लोग NIC के लगातार NIC हैदराबाद के संपर्क में है और इसको हम लोग टेक्निकल टीम लगा के सॉर्ट आउट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी पूरी स्थिति सामान्य करेंगे। सर, एक सवाल मेरा आखिरी है, RTO ऑफिसों में पूरे प्रदेश में अक्सर आती है जो लोग भ्रष्टाचार से बातें करते हैं, इसके विभाग क्या कर रहा है? देखिए, हर चीज फेसलेस हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। आप देखिए 83 सर्विसेज हैं जिसको हम लोगों ने फेसलेस करने के लिए NIC को कहा है, जिसमें से 53 सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं। और दूसरी बात आप देखिए, दो जगह शिकायत आती है, एक ओवरलोडिंग में शिकायत आती है,
कि ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं, दूसरा आता है ड्राइविंग लाइसेंस में शिकायत आती है, तीसरा आती है फिटनेस को लेकर के शिकायत, जो तीन में जो दलाली की लोग बात करते हैं। फिटनेस के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने फिटनेस के लिए जो इसको पीपीपी मॉडल पे जो विकसित करने का काम है, इसमें 52 केंद्रों, एक केंद्र हमारा लखनऊ में काम कर रहा है, एक गाजियाबाद में काम कर रहा है। अभी 52 का हम लोग पीआरसी इशू कर चुके हैं, जो अगले 3 से 6 महीने के अंदर ये सारे फिटनेस सेंटर एक्टिव हो जाएंगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि एनीवेयर फिटनेस भी शासन से लागू कर दिया गया है। अगर ये सेंटर हमारे बन जाएंगे तो ऑल ओवर इंडिया वो एनआईसी के पोर्टल के माध्यम से वो उसमें शो करेगा। तो जब हमारे ये सेंटर सारे एक्टिव हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने आप ये जो मोनोपोली है या किसी की, वो सब समाप्त हो जाएगी और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। इसी प्रकार से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, उसमें 55 सेंटर हम लोग अपग्रेड कर चुके हैं, जो अभी तक जिनका कोई एक सिस्टम नहीं था, एक खाली एक ऑफिस बना लिया, एक लाइसेंस ले लिया और 2-4 गाड़ी रख लिया, लेकिन अब ट्रैक हो गया, ऑटोमेशन की सिस्टम, सिमुलेटर उनको लगाना है। इस तरह से 55 सेंटर और प्लस 32 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को हम लोग लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर चुके हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग स्थापित कर रहे हैं, जिसमें गाजियाबाद पहला सेंटर नोएडा में एक्टिव भी हो गया है। तो जब ये, और यहाँ भी डीएल जो है ऑनलाइन, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो जब ये सारे सेंटर हमारे एक्टिव हो जाएंगे, सारा सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो आप बता रहे हैं दलाली, बदमाशी या चोरी, ये सब अपने ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा। इसका समाधान ही यही है, इसको समाधान हम तकनीक के माध्यम से करें। बाकी जो सुपरविजन, जांच करके कार्रवाई, ये सब तो रेगुलर चल रही है, लेकिन आप देखिएगा 6 महीने के अंदर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब हमारा फिटनेस सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सब ये सिस्टम से काम करने लगेंगे तो ये समस्या आपकी जो है ये समाप्त, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल नगण्य होगा, आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। थैंक यू। तो जो परिवहन जी, इनका सीधे से कहना है कि जल्द ही जो है ये समस्या ऑटोमेटिक पूरी तरह से लाइसेंस का काम हो जाएगा और फिटनेस का, जिससे जो है लोग आराम से कहीं भी फिटनेस करा सकेंगे। ये भी सुविधा होने जा रही है कि गोरखपुर का आदमी लखनऊ करा ले, लखनऊ का आदमी जो बस्ती में करा ले, कहीं फिटनेस कराए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि ये समस्या बेहतर हुई। साथ ही उन्होंने जो आज बस हादसे की बात है उस पर उन्होंने कहा इसकी जाँच की जाए, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई, शाम तक की रिपोर्ट मिल जाएगी। साथ ही वहाँ से बस बिहार से चल के यूपी तक, यहाँ लखनऊ तक कैसे पहुंची, इस बीच के जो आरटीओ हैं वो चेकिंग रिपोर्ट देंगे और उनके खिलाफ भी जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उन्नाव जिले के बांगरमऊ इलाके में आज सुबह एक डबल डेकर बस दूध के टैंकर से टकरा गई। करीब 18 लोगों की मौत हुई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उन्नाव से कानपुर और लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मरीज हैं उनको यहाँ भेजा गया है, जो इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनका यहाँ इलाज चल रहा है। सुबह यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे घायलों का हालचाल लेने। बताया जा रहा है कि सभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या, बड़ी बात है जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर उसको डेंजर पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि एक साल में करीब 15 से ज्यादा हादसे सिर्फ उसी जगह पर हुए हैं। इसके अलावा लगातार जो हादसे हो रहे हैं जिसमें जाने जा रही है लोगों की, इसको लेकर भी आज एडीजी ट्रैफिक ने गाइडलाइन जारी की है। जो डेंजर पॉइंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की बात की गई है और इसके अलावा जो रिफ्लेक्टर है वो कहा गया है कि सभी डिवाइडर और जहां भी मोड़ है, तीव्र मोड़ है, वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए जाए। कहीं ना कहीं जो हादसे जो लगातार हो रहे हैं इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीर हैं। उनका कहना है कि गाइडलाइन बनाई जाए, मुस्तैदी दिखाई जाए, जो हाईवे की जो पुलिस है, जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया जाए। फिलहाल आज के उन्नाव के हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। बिहार से लोग दिल्ली जा रहे थे, इस बीच ये हादसा हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी जागा है और इसके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी मुहिम शुरू की है कि इन हादसों को कैसे रोका जाए। फिलहाल 2 से 3 दिन के अंदर हादसों को रोकने की जो गाइडलाइन है उसको सड़कों पर उतारा जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर की दुआई, जनता टीवी, लखनऊ। उन्नाव जिले के बांगरमऊ इलाके में आज सुबह एक डबल डेकर बस दूध के टैंकर से टकरा गई। करीब 18 लोगों की मौत हुई है, बड़ी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक है।